Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने YouTube चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। यानी उन जो पेपर्स होते हैं HP टेट के, उनमें जो साइकोलॉजी सेक्शन रहता है वो मैंने डिस्कस किया है आपके साथ अभी तक। और अभी तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ आपका जो जून 2023 में आपका HP टेट का पेपर हुआ है अभी वो डिस्कस कर लिया है। उसके बाद स्टार्ट किया था नवंबर 2022 का पेपर, यानी जो पेपर में जो साइकोलॉजी सेक्शन रहता है वो डिस्कस कर लिया है। अब अभी स्टार्ट किया है हमने जून 2022 में जो आपका HP टेट का पेपर रहा था उसका साइकोलॉजी सेक्शन को हमने डिस्कस किया है। 2 पेपर डिस्कस कर लिए हैं, आज थर्ड पेपर है। अब यानी आज मैं लेके आई हूँ नॉन मेडिकल का पेपर, उसमें जो 30 क्वेश्चन रहते हैं साइकोलॉजी के उसको आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता दूं कि जो भी बच्चे HP पटवारी 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो जस्ट अभी आपका 4th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ है 11 सितंबर से। ये आपको 60% ऑफ के साथ 1200 में मिलेगा। जो भी बच्चे ये बैच लेना चाहते हैं इस दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोई भी आपकी क्वायरी है तो इस नंबर पे जाके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बैच परचेज कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करें। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा नॉन मेडिकल का पेपर है जो आपका जून 2022 में हुआ था, उसके साइकोलॉजी सेक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइकोलॉजी सेक्शन में हमारे 30 क्वेश्चंस रहते हैं और 30 हमारे इसमें मार्क्स रहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि साइकोलॉजी सेक्शन जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में, राइट। इसको किए बिना पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप इसमें 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें सिलेबस नहीं है, कुछ एक थ्योरीज हैं जो आपको अच्छे से करनी है। और HP टेट में तो जहाँ तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जो आपका जून 2023 में पेपर हुआ था और अब आपका नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, शेड्यूल के हिसाब से नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है जो आपका 26 नवंबर को स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये वाले पेपर क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, उससे पहले वाले होंगे। 23 के भी पेपर जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होंगे और हर बार हुए हैं। तो ये आपके लिए एक आप कह सकते हैं कि बेनिफिट है आपके लिए एग्जाम का कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे तो क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे और इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह के टॉपिक्स इसमें रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो जो आपकी सृजनात्मक क्षमता है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, जो आपकी क्रिएटिव पोटेंशियल जिसको कहते हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, कंपटीशन के साथ, एक्टिविटीज के साथ या आपका पनिशमेंट के साथ। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, यानी सही प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धा, क्रियाकलाप या दंड। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ हम अपनी जो क्रिएटिव पोटेंशियल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं अब हमारा। ओके, सो डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट डैश एंड कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ। तो जो आपकी विकास परिवर्तन है वो एक ऐसा प्रतिरूप है जो डैश से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत गतिशील रहता है। तो ऑप्शन है आपकी कंसेप्शन से शुरुआत होती है इसकी, बर्थ से, इन्फेंसी से या आपके चाइल्डहुड से। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कंसेप्शन, यानी आपका गर्भाधान से इसकी शुरुआत हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विड्रॉल इनटू वनसेल्फ इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर व्हिच इज नोन एज। तो स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्याधि है जिसे डैश कहते हैं। तो विड्रॉल इनटू वनसेल्फ, जो व्यक्ति स्वयं में सिमट जाता है वो एक कहते हैं उसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस में है एंटी सोशल बिहेवियर, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन या नन ऑफ दीज। तो ये इसके ऑप्शंस हैं, यानी हिंदी में देखूं समाज विरोधी व्यवहार, स्वलीनता, मानसिक मंदता या इनमें से कोई। तो आपने बताना है कि समय में जब व्यक्ति सिमट जाता है तो वो एक विकासात्मक व्याधि है जिसे किस नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर आपका इसमें रहेगा वो रहेगा आपका ऑटिज्म, यानी आपका स्वलीनता। इस डिसऑर्डर को किस नाम से जानते हैं आपके? ऑटिज्म, राइट। फोर्थ क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज द सेम एज। तो जो परिणाम का ज्ञान है उस किसके अनुरूप होता है? जो आपका नॉलेज ऑफ रिजल्ट है वो किसके अनुरूप होता है, किसके सेम होता है? ऑप्शन है मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, लर्निंग या नन ऑफ
नन ऑफ दीज, यानी अभी प्रेरणा से होता है, पुनर्बल से होता है, अधिगम से होता है, या फिर किसी भी से नहीं होता है। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रीइंफोर्समेंट जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विथ, तो किसके साथ एसोसिएटेड है जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जिसको आप कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक, स्किनर, हल या मिलर, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो किसने दी है ऑपरेंट कंडीशनिंग? अभी तक के जो हमने पेपर्स डिस्कस किए हैं, कम से कम हमने आपके 7-8 क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं, और आपके इन सभी पेपर में आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग को लेके क्वेश्चन रहा है। अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग से नहीं रहा है तो आपका रहा है क्लासिकल कंडीशनिंग से क्वेश्चन। तो ये थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। तो जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो है आपका जो है वो स्किनर ने इस थ्योरी के बारे में बताया है। इस थ्योरी को लेके उन्होंने अपनी एक आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, वो इस थ्योरी के बेसिस पे किया है। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 6th क्वेश्चन है आपका अ बिलीफ इन द परमानेंस ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ सुपरफिशियल चेंजेस इज कॉल्ड। तो जो आपका सतही परिवर्तनों के बावजूद वस्तुओं या स्थितियों के कुछ गुणों में स्थायित्व में विश्वास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एनिमिज्म, कंडीशनिंग, कंजर्वेशन या नन ऑफ दीज। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ओके, तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कंजर्वेशन, यानी आपका संरक्षण। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। प्याजे स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी। तो प्याजे की जो शैशवावस्था है वो उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर या आपका कंक्रीट ऑपरेशनल। तो जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका सेंसरी मोटर, यानी जो आपका संवेदी जो आप कह सकते हैं संवेदी अवस्था है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? इन्फेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 8th क्वेश्चन है while running which part of the brain is mainly responsible for maintaining physical balance। तो दौड़ते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन है लार्ज ब्रेन, सेरिबेलम, थैलेमस या मेडुला ऑब्लंगाटा। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सेरिबेलम, यानी जो सेरिबेलम है वो बैलेंस बनाता है, आपका जो फिजिकल बैलेंस बनाता है जब आप रनिंग करते हैं तो आपके ब्रेन के साथ। ठीक है। ओके, सो 9th क्वेश्चन है वर्क विद पर्सन हु सफर्स फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। तो डैश उन व्यक्तियों के साथ काम करिए जो प्रेरक और भावनात्मक समस्या से पीड़ित हैं। तो कौन उनके साथ वर्क करेंगे? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट या आपके कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो रहेगा आपका काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, यानी जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को आप कहते हैं वो वर्क करेंगे किनके साथ? जो इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे होंगे या मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स के साथ सफर कर रहे होंगे। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड। तो जो आपका जो सोशल सिचुएशंस में जो आपका बिहेवियर पे स्टडी करते हैं उसको कौन सी ब्रांच कहा जाता है साइकोलॉजी की? ऑप्शन है जनरल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, आपका ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या संगठनात्मक मनोविज्ञान। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो सोशल सिचुएशंस में जो बिहेवियर पे स्टडी करते हैं वो साइकोलॉजी की आपकी सोशल साइकोलॉजी की ब्रांच है, जिसको साइकोलॉजी की कौन सी ब्रांच कहते हैं हम? सोशल साइकोलॉजी। 11th क्वेश्चन है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू। तो जो आपका व्यवस्थित अवलोकन विधि है वो किसके समान है? क्लिनिकल मेथड, इंटरव्यू मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या आपका ग्रुप मेथड। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो आपका राइट आंसर है वो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी आपका जो प्रायोगिक विधि है वो आपकी किसके से सिमिलर है? आपके सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन आपके मेथड के सिमिलर है। ठीक है। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। Who was the founder of behaviorism? तो जो व्यवहारवाद का संस्थापक है वो कौन थे? तो वो थे आपके वुंट, जेम्स, थॉर्नडाइक या आपके वॉटसन। ये है आपके ऑप्शन। तो कौन रहे हैं आपके बिहेवियरिज्म के, आप जिसको फादर कह सकते हैं या फाउंडर कह सकते हैं? तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका वॉटसन, यानी वॉटसन जो है वो आपके किसके फादर है? बिहेवियरिज्म के। ये जो क्वेश्चन है
आपकी जैसे जो और भी आप कह सकते हैं ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अपने डिफरेंट पाथ्स पे स्टडी किया, जैसे जो बिहेवियरिज्म है उसके अलग अलग साइकोलॉजिस्ट होंगे, जिन्होंने ऑब्जर्वेशन बेस्ड किया है उनके अलग साइकोलॉजिस्ट होंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं ब्रांचेस में डिवाइडेड है। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। आइजैक वाज डैश साइकोलॉजिस्ट। तो आइजैक तो जो था वो कौन सा मनोविज्ञानी था? अमेरिकन, जर्मन, ब्रिटिश या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा साइकोलॉजिस्ट थे जो आइजैक थे? वो थे आपके ब्रिटिश के, तो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। 14th क्वेश्चन है, क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन डैश अ मैनर। तो जो आपके रचनात्मक लोग आप जिनको कहते हैं वो कौन से तरीके से सीखते हैं? कन्वर्जेंट से, डाइवर्जेंट से, पॉजिटिव से, आपके नेगेटिव से। तो जिनको आप क्रिएटिव पीपल कहते हैं, इससे पहले हम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यही क्वेश्चन रहा है, यही ऑप्शंस रहे हैं, बस ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया, बट क्वेश्चन सेम यही रहा है। तो जिन्होंने वो वीडियोस देखी हैं, जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो वो बता देंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जो आपके क्रिएटिव पीपल होते हैं वो आपके डाइवर्जेंट मैनर में सोचते हैं और सीखते हैं। 15th क्वेश्चन है, डैश सिमिलैरिटी इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग। तो ऑप्शन है आपके फेशियल, एटीट्यूड, फिजिकल या ऑल ऑफ द अबव। तो डैश समानता पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका एटीट्यूड यानी आपका रवैया। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। तो जो आपकी हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धि का सिद्धांत है वो किस पर बेस्ड है, उसको और क्या किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ट्रायर्किक थ्योरी या 2 फैक्टर थ्योरी। तो हार्वर्ड गार्डनर्स की मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियोस में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें मैंने आपको हार्वर्ड गार्डनर की पूरी थ्योरीज के बारे में 2 बार बता चुकी हूँ। तो आज मैं बता दूं कि हार्वर्ड गार्डनर की जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसको हम जानते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका ठीक हो जाएगा। 8 टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बात की है। इन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है वो लर्निंग पाथ्स के बेसिस पे दी है कि स्टूडेंट्स में जो भी एबिलिटीज हैं, जो भी इंटेलिजेंस है, जो भी उनमें लर्निंग आप कह सकते हैं लर्निंग जो पाथ्स हैं वो करियर, जो उन्होंने करियर्स के बारे में बताया, 8 तरह के डिफरेंट इंटेलिजेंस के बारे में बताया और उसी में उन्होंने इंटेलिजेंस के साथ करियर पाथ्स भी उन्होंने उसके बारे में दिए हैं कि बच्चे अगर ये वाली लर्निंग के साथ रहते हैं, ये इंटेलिजेंस उनमें है, तो वो वाला करियर पाथ चूज कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे में आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन में वो बहुत अच्छा है उसमें, तो वो बच्चा जो है वो मैथमेटिशियन बन सकता है, वो बच्चा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जा सकता है। इसी तरह से उन्होंने डिफरेंट अपनी इंटेलिजेंस के बारे में बताया। 17th क्वेश्चन है, इन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज। तो जो पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का जो आपका एक्सपेरिमेंट था उसमें फूड क्या है? कंडीशन स्टिमुलस है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, कंडीशन रिस्पॉन्स है या अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। यानी जो पावलोव का शास्त्रीय कंडीशनिंग प्रयोग है उसमें भोजन क्या है? आपका कह सकते हैं वातानुकूलित उत्तेजना है, बिना शर्त उत्तेजना है, वातानुकूलित प्रतिक्रिया है, बिना शर्त प्रतिक्रिया है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो उसमें फूड क्या है? एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। जो आपका 18th क्वेश्चन है, when a students come back home after having a scolded by his teacher start quarreling with his siblings on any pretext, this is called। यानी जब बच्चा जो है, जब कोई विद्यार्थी अपने अध्यापक से डांट खाकर घर वापस आता है तो वो किसी भी बहाने से अपने भाई बहनों से झगड़ने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन या अग्रेशन या ऑल ऑफ द अबव, विस्थापन, प्रतिगमन, आक्रामकता या उपरोक्त में से सभी। तो जो राइट आंसर है इसका वो रहेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब कोई बच्चा स्कूल से घर वापस आता है और अपने टीचर से क्या करता है, वो डांट खा के आता है और घर आके अपने सिबलिंग्स के साथ बिना किसी वजह से क्या करता है, झगड़ने लग जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। 19th क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू फिट्स द फेज ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड। तो फिट्स के अनुसार कौशल सीखने के चरण में क्या शामिल है? तो जो फेज ऑफ स्किल्स हैं वो लर्निंग में क्या इंक्लूडेड है? कॉग्निटिव,
ऑटोनोमस, एसोसिएटिव या ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से सभी जो भी है। संज्ञानात्मक स्वायत्ता यानी सहयोगी, तो जो कौशल सीखने के चरण है उसमें ये सब चीजें शामिल है। ठीक है, जो फेज ऑफ लर्निंग है उसमें ये सब चीजें शामिल है। ओके, 20th क्वेश्चन है, in Maslow's model of hierarchy of need, which need is at the bottom of it। तो जो मैस्लो का आवश्यकता के पदानुक्रमण का जो मॉडल है उसमें से कौन सी आवश्यकता सबसे नीचे है? तो ऑप्शन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल या एस्टीम। तो जो आपका राइट आंसर है वो है रहेगा आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स। जो उन्होंने अपना हायरार्किकल जो आप उन्होंने मॉडल दिया है अपना नीड्स को लेके, उसमें जो फिजियोलॉजिकल आपकी नीड है वो सबसे बॉटम में है। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि किस तरह से उनका ये मॉडल है, एक शॉर्ट में बता देती हूँ, इससे पहले मैंने 2-3 बार बता दिया। ओके, सो मैस्लो के अगर मैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में आपको शॉर्ट में बता दूं तो क्योंकि इसको मैं 3-4 बार डिटेल में बता चुकी हूँ क्वेश्चंस के साथ, तो आज मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि किस तरह से उन्होंने अपना स्ट्रक्चर दिया है। इस तरह से उन्होंने 5 में डिवाइड किया है स्ट्रक्चर को, यानी उन्होंने बॉटम टू अप की बात की है, हायर लोअर टू हायर की तरफ बात की है। तो सबसे पहले उन्होंने जो दिया है, बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा था कि बॉटम अप उन्होंने जो नीड्स दी है वो क्या है। तो सबसे पहले रहती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। ओके, उससे ऊपर आएंगी आपकी सेफ्टी नीड्स। ठीक है, उसके ऊपर आएंगी आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। ओके, उससे ऊपर रहेंगी आपकी एस्टीम नीड्स, और जो सबसे हायर पे है आपकी वो रहेगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, इस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है अपना, जिसमें उन्होंने इस तरह के डिवाइड किया। जब डिटेल में करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। 2-3 बार मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन पर रहेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए टाइम बहुत लंबा हो जाता है। तो अभी मैंने आपको शॉर्ट में इसके बारे में बता दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, मेंस बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है आपकी, उसके अकॉर्डिंग जो किसी मनुष्य के, किसी व्यक्ति का बिहेवियर है उसको आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? किसके अकॉर्डिंग? सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो कैसे करेंगे? रिस्पॉन्स के बेसिस पे, बॉडी, सोशलाइजेशन या आपका गोल। तो ये आपके ऑप्शन है। तो इस थ्योरी के हिसाब से आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं किसी व्यक्ति के बिहेवियर को? तो जो राइट आंसर है उन्होंने कहा है गोल्स के बेसिस पे आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मेंस के बिहेवियर को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। Which among the following is the sensory channel? तो कौन सा आप संवेदी चैनल आप किसको कहेंगे? विजन, हियरिंग, टच या ऑल ऑफ दीज? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑल ऑफ दीज, यानी ये सब जो है वो आपके सेंसरी चैनल में काउंट होते हैं। 23rd क्वेश्चन है। कोहलर एंड कोफका बिलीव्ड लर्निंग टू बी फंक्शन। तो जो आपका कोहलर और कोफका है उन्होंने माना है कि सीखना एक कार्य है। तो बिलीव्ड इन लर्निंग टू बी कौन सा फंक्शन है? तो आपका ट्रायल है, इमिटेशन के साथ, इंसाइट के साथ या प्रैक्टिस के साथ। तो ये परीक्षण के साथ कर सकते हैं, नकल के साथ कर सकते हैं, अंतर्दृष्टि के साथ या अभ्यास के साथ। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका इंसाइट, यानी आपका अंतर्दृष्टि के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक लर्निंग जो है हमारा एक क्या है, फंक्शन है। ठीक है, 24th क्वेश्चन पे आते हैं। डैश ऑफ द टेस्ट रेफर्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर obtained by an individual on the same test on 2 different occasions। यानी डैश प्रशिक्षण का तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा जो 2 अलग अलग अवसरों पर एक ही परीक्षा में प्राप्त अंकों की निरंतरता से है। तो ऑप्शन है रिलायबिलिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, वैलिडिटी के साथ या नन ऑफ द अबव। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय फ्रूड। तो फ्रूड ने साइकोलॉजी का कौन सा स्कूल जो है उसको फाउंड किया है? तो ऑप्शन है न्यू बिहेवियरिज्म, यानी आपका नव व्यवहारवाद, साइको एनालिसिस यानी आपका मनोविश्लेषण, न्यू साइको एनालिसिस यानी आपका नव मनोविश्लेषण या नन ऑफ दीज। तो ये स्कूल्स हैं। अब क्वेश्चन है कि फ्रूड ने इनमें से कौन सा आप कह सकते हैं स्कूल को फाउंड किया है साइकोलॉजी के। तो उनका जो रहा है, उन्होंने जो स्टडी की है वो की है आपकी साइको एनालिसिस पे, यानी जो साइको एनालिसिस थ्योरी की जब वो बात करते हैं तो इसकी कौन बात करते हैं, वो है फ्रूड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशंस आर, तो निराशा का प्रमुख स्रोत क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, कॉन्फ्लिक्ट्स या ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी मिल सकती है, पर्सनल फैक्टर से भी हो सकती है, या कॉन्फ्लिक्ट से भी हो सकती है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए डी, यानी आपका ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, तो जो आपकी एनकोडिंग है वो किसकी प्रक्रिया है? फॉरगेटिंग, मोटिवेटिंग, या आपका मेमोरी, या आपका इमोशंस। तो ये आपके ऑप्शंस है, यानी आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपकी मेमोरी, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि जो एनकोड होता है वो आपके कहाँ से होता है? मेमोरी से। ठीक है, ओके। A 13-year-old young youth does a law breaking behavior, he will be considered as, जो आपका 13 वर्ष का एक युवक है, अगर कोई वो कानून को तोड़ता है, वो किसी लॉ को ब्रेक करता है, तो उसको क्या कहेंगे? क्रिमिनल, जुवेनाइल डेलिक्वेंट, एंटी सोशल, या नेगेटिव बिहेवियर। तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई 14 ईयर का ओल्ड यूथ है, यानी 14 साल का अगर कोई युवा बालक है, तो वो अगर किसी लॉ को ब्रेक करता है तो वो किस में कंसीडर होगा? क्रिमिनल में, जुवेनाइल डेलिक्वेंट में, एंटी सोशल में, या नेगेटिव बिहेवियर में। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका जुवेनाइल डेलिक्वेंट, यानी आपकी किशोरा अपराधी में उसको शामिल किया जाएगा। 29 क्वेश्चन है, आरबी कैटल मेड अ पर्सनालिटी टेस्ट विच इज नोन एज, तो आरबी कैटल ने एक व्यक्तित्व प्रशिक्षण किया था, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? टीएटी, डब्ल्यूएटी, 16पीएफ, या एमपीआई। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका 16पीएफ, यानी 16पीएफ टेस्ट जो है, जो पर्सनालिटी टेस्ट है, वो किसने दिया है? तो वो दिया है आरबी कैटल ने। तो पिछली बार क्वेश्चन पूछा था जो 16पीएफ टेस्ट है वो किसने दिया है? तो वो दिया था आपके आरबी कैटल ने। इस बार क्वेश्चन को घुमा दिया है, इस बार पूछ लिया कि आरबी कैटल ने कौन सा पर्सनालिटी टेस्ट दिया, तो वो दिया आपका 16पीएफ। तो 30th क्वेश्चन पे आते हैं, एटीट्यूड इज अ पॉपुलर टर्म विच इज रिलेटेड टू, तो जो मनोवृत्ति है वो एक लोकप्रिय शब्द है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? हेरिडिटी के साथ, लर्निंग के साथ, माइंड के साथ, या आपका बिहेवियर के साथ। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और ये आपके एक सेकेंड क्वेश्चन, हाँ, तो किसके साथ जुड़े हुए हैं? आपके जो एटीट्यूड है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका लर्निंग के साथ, यानी ठीक है, जो आपकी सीखने की आप कह सकते हैं, जहां से हम जैसे हम सीखते हैं तो उसको हम किसके साथ जोड़ देते हैं, वो एक एटीट्यूड की एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये थे आपके क्वेश्चंस। तो आज हमने डिस्कस कर लिया आपका नॉन मेडिकल का पेपर। इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर पे आएंगे। तो सीडीपी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हुए भी हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। सो बहुत ही जल्द हम अगली वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।